बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पैराफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वाइल पैराफेरल नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर न्यूरोनल टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे पैराफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, जिसमें क्रेनियल्स एंड पैराफेरल नर्व्स आती हैं। ठीक है, फर्दर पैराफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड है दो कैटेगरीज में, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को। ठीक है, वो मूवमेंट जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जितने फंक्शंस वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास वेरियस मूवमेंट्स आ जाती हैं, रिस्पिरेशन आ जाता है, पोस्चर मेंटेनेंस आ जाता है, ये सारे कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक वर्ड कम फ्रॉम द ऑटोनॉमस मीन लार्जली इंडिपेंडेंट। ठीक है, वो फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं बॉडी के, वो सारे के सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे पास रेगुलेशन आ जाता है ब्लड प्रेशर का। ठीक है, जो बायोरिसेप्टर्स के थ्रू होता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस आ जाते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। डाइजेशन हो जाती है फूड की, एलिमिनेशन होते हैं। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस, ये हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं ये हमारे पास कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में जितनी भी केमिकल ट्रांसमिशन होती है, या तो वो नर्व सेल्स के दरमियान होती है या तो वो नर्व सेल इफेक्टर्स के दरमियान होती है। अब जो केमिकल ट्रांसमिशन जो नर्व सेल्स के दरमियान होती है वो विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमीटर्स होती है। उन ट्रांसमीटर्स को हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। अब एक न्यूरॉन से जो दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसमीटर जाता है वो पहले साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट बेसिकली दो न्यूरॉन्स के दरमियान स्पेस है, और उसके बाद जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो नेक्स्ट स्पेस जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे जाके अटैच हो जाता है। अब एक और टाइप की ट्रांसमिशन होती है, दैट इज़ रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन, जिसमें क्या होता है कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल से प्री साइनेप्टिक सेल में ट्रांसमिशन होती है। अब ये क्यों होती है? ताकि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए ये ट्रांसमिशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन। अब हम डिफरेंट वेरियस ड्रग यूज़ करते हैं, जो देते हैं, जो हमारे पास मिमिक करती है, ब्लॉक करती है केमिकल ट्रांसमीटर्स को, जिसकी वजह से जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट एक्शंस को, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को। ठीक है, लेकिन जो ड्रग्स हम देते हैं जनरली फॉर द अदर पर्पसेस, उनका बहुत कम इफेक्ट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड है दो मेन डिवीजन्स में, दैट इज सिंपैथेटिक एंड अदर इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिवीजन। अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपैथेटिक फॉर सेंटर टू। अब स्पाइनल कॉर्ड को हम चार रीजन्स में डिवाइड करते हैं, सर्वाइकल, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास थोरेसिक है, फिर लंबर है, फिर सैक्रल है। तो सेंटर टू में हमारे पास कौन से आते हैं? जो थोरेसिक और जो लंबर है। तो हम सिंपैथेटिक की डिवीजन को हम ये कह सकते हैं सिंपैथेटिक फॉर सेंटर। अब इनमें जो न्यूरॉन्स हैं जो सिंपैथेटिक डिवीजन में हैं, वो सारे के सारे न्यूरॉन ओरिजिनेट करते हैं न्यूक्लियाई, उन न्यूक्लियाई से जो हमारे पास थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है या फिर अपर लंबर रीजन में प्रेजेंट है। अब हमें इन दोनों के बारे में एक चीज़ कॉमन याद रखनी है कि जो सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनके सबके न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही लोकेटेड हैं। ठीक है, फर्दर वहाँ से जो है वो न्यूरॉन ऑरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपैथेटिक में क्या है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो अराइज कर रहे हैं उन न्यूक्लियाई से जो सिचुएटेड है इन द थोरेसिक एंड अपर लंबर रीजन, वेयर एज इन अ पैरासिम्पैथेटिक, जिसको हम क्रेनियोसैक्रल बोलते हैं, ऊपर और सबसे नीचे वाली डिवीजन से। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में, या हमारे पास जो है वो सैक्रल रीजन में। ठीक है, सैक्रल स्पाइनल जो है सैक्रल रीजन में बेसिकली थर्ड और फोर्थ सैक्रल स्पाइनल नर्व रूट से। ठीक है, वहाँ पे जो है वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सिचुएटेड है।
इसके अलावा एक थर्ड जो है वो सिस्टम है, दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसे भी हम समटाइम इट इज़ कंसिडर्ड विद द थर्ड डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ये बहुत लार्ज होता है और इट कंसिस्ट ऑफ द हाईली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन। कहाँ पे होता है ये? जीआईटी ट्रैक में होता है, जीआई सिस्टम में होता है, ठीक है। इसमें फर्दर डिवीजन होती है इनटू द माइंटेरिक प्लेक्सेस एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सेस, ठीक है। इसे समटाइम कंसिडर करते हैं कि ये जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी थर्ड डिवीजन है। अब अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देखें ऑटोनॉमिक नर्व्स की, तो वो बेसिकली डिवाइड होते हैं डिपेंड बेस्ड ऑन द प्राइमरी ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं प्राइमरी, उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन होती है। दैट जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है और दूसरा जो है वो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन है। तो अब वो जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, दे आर कॉल्ड एज कोलिनर्जिक, और जो हमारे पास रिलीज़ करते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, दे आर कॉल्ड द एड्रीनर्जिक, ठीक है। अब इसमें सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो बेसिकली जो है हम उसे नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, दे आर एड्रीनर्जिक, और जो पैरासिम्पैथेटिक हैं वो रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन, दे आर टोटली कोलिनर्जिक, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है सिंपैथेटिक डिवीजन का और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का। सिंपैथेटिक में जो है वो हमें क्विक फंक्शन चाहिए होता है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, कि इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, क्विक एक्शन नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब एक चीज़ जो है इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो चीज़ को मतलब मेमोराइज़ करने के लिए इजी वे में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए है वो ये है कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, सिंपैथेटिक का एस फॉर स्ट्रेस, ये वो रिस्पॉन्स है वो तब एक्टिवेट होता है जब फाइट या फ्लाइट कंडीशन होती है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक का पी फॉर पीस, ये वो रिस्पॉन्स है जो तब एक्टिवेट होता है जब रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो बैठा हुआ है रिलैक्स कंडीशन में सोफ़ा पे, ठीक है, और वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, एक रिलैक्स स्टेट में, तो उस टाइम उसका पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड होगा। लेकिन एक पर्सन है वो जा रहा है रास्ते में और वो कोई ऐसा एनिमल देखता है जिससे उसे डर लगता है, ठीक है, तो तब उस टाइम उसको जो रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा दैट इज सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। अब ये बेसिकली जो रिस्पॉन्सेज में जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक डिवीजन जो रोल प्ले करती हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक में जो है वो हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो हमारे पास डेफिनेटली हार्ट जो हमारे पास स्लाइवेशन है वो इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट रेट के साथ जो है वो किडनी पे अफेक्ट करता है, जिससे हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन की सेक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में सिंपैथेटिक जो डिवीजन है ये हमारे पास डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को इनहिबिट करती है। वेयर एज जो है ऑपोजिट केस होता है विद पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक है, ये हमारे पास पीपल को कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, उसके बाद स्लाइवेशन को स्टिमुलेट करती है, हार्ट की एक्टिविटी हार्ट रेट जो है वो स्लो कर देती है, इनहिबिट करती है हार्ट की एक्टिविटी को, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लेती है, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में हमारे पास डाइजेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। अब जो है वो हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो दो डिवीजन है हमारे पास, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना उनमें थ्रू आउट वन न्यूरॉन है, ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसकी फर्दर डिवीजन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, उसमें हमारे पास दो न्यूरॉन है, एक फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द पेरिफेरी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट न्यूरॉन और प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ठीक है। जब वो पेरिफेरी में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे ऑटोनॉमिक गैंग्लियन होता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के ऊपर वो साइनैप्स करेगा सेकेंड न्यूरॉन के साथ जिसे हम पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बोलते हैं, और वो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएगा। अब इस जो है वो पिक्चर में देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले सोमैटिक को हम डिस्कस करते हैं। सोमैटिक में हमने पढ़ा है कि उसमें जो है वो एक ही न्यूरॉन होगा, ठीक है, एक ही न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी तक जा रहा है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है वो ऑलेंट्री फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे पास स्केलेटल मसल इसमें अफेक्टेड होगा, और इसमें ये बेसिकली कोलिनर्जिक है, और इसमें जो भी हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइलकोलिन, और स्केलेटल मसल पे हमारे पास जो है वो हमारे पास रिसेप्टर्स होंगे जो एसिटाइलकोलिन जिनके साथ जाके बाइंड करेगा, ठीक है। साथ में फिर हमारे पास जो है ऑटोनॉमिक की डिवीजन है दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो न्यूरॉन्स हैं और सिंपैथेटिक में भी दो न्यूरॉन्स हैं। पहले वाला जो है दैट इज़ अ प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, दूसरा हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक जो है न्यूरोट्रांसमीटर वो सब में एसिटाइलकोलिन ही है, मतलब इट्स
सब में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे आगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो हमारे पास जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक में तो थ्रू आउट एसिटाइलकोलिन ही है, तो ये थ्रू आउट कोलिनर्जिक ही है। लेकिन सिम्पथेटिक में जहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन भी है, एसिटाइलकोलिन भी है और एपिनेफ्रिन भी है, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं फैक्टर्स पे, तो वो हमारे पास बेसिकली होते हैं, रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर फर्दर डिवाइड है इनटू मस्क्रेनिक एंड निकोटिनिक, और मस्क्रेनिक के फर्दर 5 डिवीजन है, M1, M2, M3, M4 एंड M5, और निकोटिनिक की 2 है, निकोटिनिक N, निकोटिनिक M, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं दे आर कॉल्ड द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, जिनमें फर्दर डिवीजन है अल्फा और बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अब इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो है सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम सबसे ऊपर वाली साइड पे देखें तो दैट इज सिंपैथेटिक पाथवे, और नीचे देखें तो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। सिंपैथेटिक में क्या है कि पहले हमारे पास प्री गैंग्लियन है, ठीक है, तो हमारे पास प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है, और फर्दर जो है वो जो पोस्ट और आगे उसके लिए रिसेप्टर जो है दैट इज निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और उसके बाद है पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो हमारे पास न्यूरॉन पे हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन, और उसके लिए जो अफेक्टर सेल पे जो रिसेप्टर्स है दैट इज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है। सिमिलर टू दैट जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक पाथवे में जो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक साइनेप्स है वहाँ पे तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, और वहाँ पे रिसेप्टर्स निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ही हैं। लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वहाँ पे भी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन ही है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक थ्रू आउट एसिटाइलकोलिन है, और वहाँ पे जो अफेक्टर्स पे जो रिसेप्टर्स हैं दे आर मस्क्रीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इसको सम अप करते हैं। अब जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वहाँ पे जो है वो बोथ पैरासिम्पैथेटिक में भी और सिम्पैथेटिक में भी वो भी हमारे पास जो है वो एसिटाइलकोलिन है, मतलब कोलिनर्जिक है, ठीक है। लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक में हमारे पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक में तो एसिटाइलकोलिन है, लेकिन सिम्पैथेटिक में हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन भी है, एसिटाइलकोलिन भी है और एपिनेफ्रिन भी है। अब जितने भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है या पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है जिनमें एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है तो वो सारे के सारे कोलिनर्जिक हुए, ठीक है। ज़्यादा जो सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो यूज़ करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, तो दे आर एड्रीनर्जिक, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं क्योंकि उससे ये टर्म निकली है एड्रीनर्जिक, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें जो कंपोनेंट है दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो ट्रांसमिशन के लिए बहुत नेसेसरी हैं फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन पर इस पैसेज के लिए इजी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं बेसिकली केमिकल मैसेंजर हैं, ठीक है, एंडोजीनियस केमिकल्स हैं, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसमिशन को इनेबल करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से निकलते हैं इनटू द साइनेप्टिक वेसिकल की रिलीज फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है, जो उनके दरमियान स्पेस होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट वहाँ पे, और वहाँ से जो है वो रिसीव करते हैं जो टारगेट सेल के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं। अब जो हम 5 जो है वो की फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन के, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा ये जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अक्सर पेपर्स में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें 5 स्टेप्स हैं, पहले सिंथेसिस है, ठीक है, फिर उसकी स्टोरेज है, फिर उसका रिलीज़ है, फिर उसकी एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स है, ठीक है, और फिर उसका टर्मिनेशन है, ठीक है। मतलब सबसे पहले वो सिंथेसाइज होगा, फिर उसके बाद वो स्टोर होगा, फिर वो रिलीज़ करेगा, फिर वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम इससे पहले सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास जो है वो सिंथेसाइज होती है इन द साइटोप्लाज्म, इसकी सिंथेसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। सबसे पहले हम इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, इसकी सिंथेसिस होती कैसे है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ये है जो बनता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ से वो आया,
कोलिन जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनटू द न्यूरॉन टर्मिनल। किसकी हेल्प से, सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कोलिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। ठीक है, सोडियम के साथ कोलिन भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से न्यूरॉन टर्मिनल के अंदर आया। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है और कोलिन है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज CHAT चैट, ठीक है, उसके हेल्प से ये दोनों जो है वो कंबाइन हुए और हमारे पास क्या बना, एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एसिटाइल कोलिन बन चुका है ये ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म से वेसिकल्स में। ठीक है, किसके हेल्प से वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट होगा, वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर, दैट इज वैट। ठीक है, अब क्योंकि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस बहुत रैपिड होती है तो इसकी स्टोरेज जो है वो एक पैकेज के फॉर्म में होती है, दैट इज क्वांटा ऑफ एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा रैपिड होती है सिंथेसिस इसकी एसिटाइल कोलिन की। अब ये जो वेसिकल्स हैं ये कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे इनर सरफेस ऑफ द नर्व टर्मिनल। जो नर्व टर्मिनल है उसके इनर सरफेस है वहाँ पे ये वेसिकल्स कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो इस वेसिकल्स का रिलीज़ है, जो ट्रांसमीटर का रिलीज़ है वो डिपेंड करता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पे। अब जो कैल्शियम आयन है वो आएगा, वो इंटरैक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर से आएगा, ठीक है, फ्लूइड से, वो हमारे पास इंटरैक्ट करेगा एक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वैम्स, VAMPs। ठीक है, जो हमारे पास कहाँ पे है, साइट ऑफ रिलीज पे न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ठीक है, कैल्शियम बाहर से आया, उसने जो है वो जो वैम्स है उसके साथ उसने अटैच हुआ। ठीक है, और साइट ऑफ रिलीज पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो जहाँ पे रिलीज होना है वेसिकल। एज अ रिजल्ट जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो फ्यूज़ होगी टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, जब वेसिकल की मेम्ब्रेन टर्मिनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुई तो एक्सोसाइटोटिक एक्सपल्जन हुई हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, जब न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सपल्जन हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वो है वो जाके उसने एक्टिवेट किया या बाइंड किया हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन है तो वो हमारे पास एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, उसके साथ जाके वो बाइंड हुआ। ठीक है, और उससे एक्टिवेट किया। जब इसने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो एंड उसकी टर्मिनेशन हुई बाय द एंजाइम दैट इज एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज। ठीक है, उसने स्प्लिट किया एसिटाइल कोलिन को इनटू एसीटेट एंड कोलिन और यहाँ पे इसकी टर्मिनेशन हो गई। ओवरऑल क्या था, एसिटाइल कोलिन हमारे पास साइटोप्लाज्म में इसकी सिंथेसिस हुई। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंथेसाइज हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया ने सिंथेसाइज किया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, कोलिन हमने एक्सपोर्ट किया कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से न्यूरॉन टर्मिनल में विद द हेल्प ऑफ द सोडियम डिपेंडेंट मेम्ब्रेन कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। इन्होंने मिल के बनाया एसिटाइल कोलिन। वो एसिटाइल कोलिन को बहुत रैपिड फॉर्म हो रहा होता है तो उसने कहीं स्टोर होना होता है तो वेसिकल्स में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ द वैट्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसकी स्टोरेज होगी। स्टोरेज के बाद जो है ये वेसिकल जो है वो इनर मेम्ब्रेन जहाँ पे रिलीज़ होना है, जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे जो है वो ये जो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। अब जो इसका रिलीज़ है वो डिपेंड करता है कैल्शियम आइन का इन्फ्लक्स पे। ठीक है, जो हमारे पास कैल्शियम चैनल के थ्रू आएगा। ठीक है, अब वो कैल्शियम आइन आएंगे वो VAMPs जो 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 मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनके साथ जो जहाँ पे साइट ऑफ रिलीज पे प्रेजेंट है उनके साथ कंबाइंड हुए। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो है वो वेसिकल्स की जो है वो मेम्ब्रेन वो टर्मिनल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुई, एक्सोसाइटोटिक एक्सपल्जन हुई हमारे पास एसिटाइल कोलिन की सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। वहाँ पे वो एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज़ हुआ और जाके उसने बाइंड किया और उसने एक्टिवेट किया एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को। फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद वहाँ पे एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज प्रेजेंट है। ठीक है, उसने इसको स्प्लिट किया दोबारा इंटू एसीटेट एंड कोलिन में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास जो है वो दैट इज़ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, अब ये किस तरह होता है, इसका बेसिकली प्रिकर्सर क्या होता है, टायरोसिन होता है। टायरोसिन जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो इनसाइड आया, न्यूरॉन टर्मिनल पे आया। ठीक है, किसकी हेल्प से आया, सोडियम डिपेंडेंट कैरियर के थ्रू। ठीक है, सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के साथ ये हमारे पास इनसाइड आया। ठीक है, वहाँ पे जब ये साइटोप्लाज्म में आ गया इसने कन्वर्ट हुआ इनटू द डोपा। ठीक है, किसकी हेल्प से, एंजाइम दैट इज टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब वो डोपा फर्दर कन्वर्ट हुआ डोपामीन में। अब ये डोपामीन साइटोप्लाज्म से वेसिकल में ट्रांसपोर्ट हुआ किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द वेसिक्यूलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर VMAT।
ठीक है। अब ये एक्शन इनहिबिट हो सकता है बाय द यूजिंग द ब्लॉक बाय द रेजिप्रीन। ठीक है। अब जो डोपामीन यहाँ तक आ गया वेसिकल्स में वेसिकल में ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद जो डोपामीन है कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। किसकी हेल्प से? एंजाइम प्रेजेंट है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ से जो वेसिकल है वो हमारे पास चला गया एंड पे टर्मिनल के पास कंसंट्रेट हो गया, लेकिन इसका रिलीज तब होगा, डिपेंड करता है हमारे पास जब कैल्शियम आयन पे। ठीक है। अब क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कैल्शियम आयन चैनल जो है ओपन वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल ओपन हुए, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ, इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन इंक्रीज हुआ। जब कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा तो वेसिकल जो है वो फ्यूज़ करे, मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेगी जो है वो हमारे पास टर्मिनल की मेम्ब्रेन के साथ। वहाँ पे हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हुआ तो फर्दर ये जाके एक्ट करेंगे एड्रीनो रिसेप्टर्स पे, या तो फिर ये दोबारा चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है। अब इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, इसके एक्शन को विद द हेल्प ऑफ द कोकेन के थ्रू इस ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं इसके। ठीक है। इसकी टर्मिनेशन कर सकते हैं। अब बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन में क्या था कि पहले इसका प्रिकर्सर है टायरोसिन, फिर उसने क्या किया, टायरोसिन जो है वो हम ट्रांसपोर्ट हुआ इनटू द नॉरेडिनर्जिक एंडिंग में। किसकी हेल्प से? सोडियम डिपेंडेंट कैरियर्स की हेल्प से, सोडियम इन्फ्लक्स के साथ। ठीक है। उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हुआ आके डोपा में बाय द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से, जो एंजाइम है। फिर वो फर्दर कन्वर्ट हुआ डोपामीन में। अब डोपामीन साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट हुआ इनटू द वेसिकल्स, किसकी हेल्प से? वेसिकुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। फर्दर ये कन्वर्ट हुआ डोपामीन इनटू द नॉरएपिनेफ्रिन बाय द डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से। अब इसका रिलीज डिपेंड करता है हमारे पास कैल्शियम आयन पे, और कैल्शियम आयन कहाँ से आएगा? कैल्शियम आयन चैनल्स के थ्रू। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कैल्शियम आयन चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम इंटरसेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होगी। ठीक है। तो वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे और जो हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे वो एड्रीनोरिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगी और उनको एक्टिवेट करेगी। अब डोपामीन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बेसिकली मॉड्यूलेटरी ट्रांसमीटर है इन सम गैंग्लिया और साथ में इंटेरिक नर्वस सिस्टम में भी। ठीक है। और ये रिलीज़ होता है बाय द सम पेरिफेरल सिंपैथेटिक फाइबर्स से। अब जो कैटेकोलिमीन्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये हमारे पास रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है। एड्रीनल मेड्यूला से डायरेक्टली रिलीज़ होते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब एड्रीनल मेड्यूला जो है वो हमारे पास इनर्वेट होता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन से। सिंपैथेटिक फिर याद किया एज फॉर स्ट्रेस, तो जब भी स्ट्रेस आएगा, कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारे पास सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा तो एड्रीनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ भी ज़्यादा हो जाएगा। अब एसिटाइलकोलिन्स के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो हमने पहले पढ़े हैं, दैट इज़ अ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है वो फर्दर डिवाइड है इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ निकोटीनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करीनिक रिसेप्टर। ठीक है। अब निकोटीनिक रिसेप्टर्स को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास जो एफिनिटी होती है निकोटीन ड्रग की, और मस्करीनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके के पास एफिनिटी होती है मस्करीन की, जो बेसिकली पॉइजन है मशरूम्स में प्रेजेंट है। उसके अलावा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो हैं उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फ़ा रिसेप्टर फर्दर डिवाइड इंटू अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, और बीटा डिवाइड इंटू बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है। अब ये जो है वो टर्मिनल पे प्रेजेंट हैं, जो है टर्मिनल साइनाप्स पे प्रेजेंट है बोथ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है। अब ये नेक्स्ट टेबल है, इसमें डिफरेंट रिसेप्टर्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, दैट आर द निकोटीनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करीनिक रिसेप्टर्स। अब मस्करीनिक जो है वो बेसिकली जो है वो 5 है हमारे पास, M1, M2, M3, M4 एंड M5। ठीक है। M5 और M4 को माइंड में रख लें कि बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनकी लोकेशन है। ठीक है। M1 जो है वो नर्व्स पे है। M2 को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास हमेशा हार्ट पे है। ठीक है। रिसेप्टर्स, ठीक है, इनकी लोकेशन हार्ट है। और M3 का जो है वो ग्लैंड्स है, स्मूथ मसल्स और एंडोथेलियम है। ठीक है। ये हमारे पास मस्करीनिक हो गए। अब निकोटीनिक N है और निकोटीनिक M है। निकोटीनिक M फॉर मसल्स, ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स पे हैं। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ठीक है। और हमारे पास N जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है या पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स पे हैं।
अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एडिनर्जिक रिसेप्टर्स है। एडिनर्जिक में हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा है और बीटा है। अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 जो है वो है अल्फ़ा में फर्दर, ठीक है। अल्फ़ा 1 हमने याद रखना है कि अल्फ़ा 1 हार्ट पे है, ठीक है। कोलिनर्जिक में बीटा M2 जो है वो हमारे पास हार्ट पे है, और एड्रीनर्जिक में हमारे पास अल्फ़ा 1 जो है वो हार्ट पे है, ठीक है। और अल्फ़ा 2 जो है वो बाकी जो है वो प्लेटलेट्स पे हैं, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक CNS न्यूरॉन्स पे हैं, उसके बाद फैट सेल्स वगैरह पे हैं, ठीक है। अब बीटा में जो बीटा 1 है वो हार्ट पे है, बीटा 2 रिस्पायरेटरी यूटेराइन या वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में है, स्केलेटन मसल्स में है, ह्यूमन लिवर पे है, और बीटा 3 हमारे पास ब्लडर और फैट सेल्स में है।